जय हिंद दोस्तों आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे यानी जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में जो अभी अपने रिलेशन भर्ती के या जो स्पोर्ट कोटा के जो वहाँ पेपर हुए थे वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे एक एक डिस्कस करेंगे कि फिलहाल जो हमारे पेपर हो रहे हैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के वहाँ पे किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ताकि हम उनकी प्रैक्टिस भी वहाँ पे करते रहें और एक आइडिया हमें ये भी लगता रहे कि आखिर अगर हम आर्मी नर्सिंग की जो तैयारी करने वाले वहां पे क्वेश्चन किस तरह पूछे जाएंगे ताकि हम अपनी उसी हिसाब से तैयारी वहां पे कर सके। तो आज उसमें सारे वो क्वेश्चन कराऊंगा जो फिलहाल अपने एग्जाम हुए हैं और वहां पे किस तरह क्वेश्चन पूछे गए वो सारा कुछ मैं आपको यहाँ बताता हुआ चलूंगा। और भाई सभी बच्चे यहाँ पे आंसर भी देते चलना जैसा कि मैं आपको हर सेट में बताता हूँ कि जो बच्चे ये मान चलना कि अभी कम से कम 30 से लेकर 35 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे उनकी तैयारी बहुत सही चल रही और उनका एग्जाम बिल्कुल वहां पे क्लियर हो जाएगा। और साथ साथ दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप नोट भी करते चलना क्योंकि मैं इसीलिए सारे क्वेश्चन बहुत लैंग्वेज में करा दिया हूँ, हिंदी और इंग्लिश। और ये सारे आप जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना यहाँ पे आप सारे नोट करना क्योंकि आपके पेपर रिपीटेड क्वेश्चन बहुत पूछा वहां पे जाता है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन आपके पास रहेंगे तो आपको एक तो आइडिया ये लगता रहेगा कि हमारे पेपर कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमें कैसे तैयारी करनी है। और बस यही होता है कि रिलेशन भर्ती का किसी एआरओ में आ जाता है या किसी एआरओ या जेडआरओ का दूसरे एआरओ जेडआरओ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सारे मैं वही क्वेश्चन करूंगा जो अभी फिलहाल आपके आर्मी नर्सिंग के जो पेपर हुए हैं वहां पे जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजी यानी सबसे पहले हम ट्राई करें जैसा हमारा पेपर आता है कि पहले बायोलॉजी क्वेश्चन होते फिर केमिस्ट्री होती फिजिक्स होती फिर जीके होती लास्ट में मैथ होती। सेम वैसा जैसा हमारा पेपर आता है सेम वैसे ही क्वेश्चन हम लोग सारे डिस्कस वहां पे करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है मनुष्य के शरीर में किस अंग को विचारों का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है और जिसके 4 ऑप्शन हमारे क्या दिया गया पहला है हृदय दूसरा है मस्तिष्क तीसरा यकृत चौथा है फेफड़े। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका वैसे किसी का आंसर गलत तो वहां पे नहीं होना चाहिए और सभी के आंसर भी आने स्टार्ट होंगे। राहुल का सी आ रहा है मोहित का बी आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर नोट करना ये सारे क्वेश्चन आपको नोट भी करते चलना साथ साथ और ये जरूर ध्यान रखना है कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऐसे आपको तैयारी भी वहां पे करनी है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी मस्तिष्क जो ब्रेन दिया गया वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा कि जो ऐच्छिक क्रिया हो या अनैच्छिक क्रिया हो इनका जो सभी का नियंत्रण होता है ना सभी का नियंत्रण कहाँ पे होता है मस्तिष्क में सभी को होता है। और ये तो सारे आपको पता ही होगा कि ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है अनैच्छिक क्रियाएं क्या आपकी वहां पे हो जाती है। चाहे तो ये मान चलना जो हम लोग निर्णय लेते हैं जो हम लोग डिसीजन लेते हैं ये भी कार्य कौन करता है मस्तिष्क ही आपका यहाँ पे कार्य करता है। या फिर जो हमारी याददाश्त होती है क्या होती है जो हमारी याददाश्त होती है ये क्या होता है ये भी हमारा मस्तिष्क में ही होता है। या हमारी जो भावनाएं होती हैं या जो आपकी जो भावनाएं होती हैं ये सारे सारे इनका जो डिसीजन होता है यानी ये सारी क्रियाएं कहाँ पे होती है आपके मस्तिष्क में ही वहां पे होती है। तो अभी तो कहते हैं कि अगर मस्तिष्क में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है ना तो काफी ज्यादा दिक्कत वहां पे आपको देखने को मिल जाती है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट और मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कई बार आपके पेपर ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है बहुत बार ये क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा जा चुका है। तो पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। 4 ऑप्शन क्या है पहला इंसुलिन दूसरा एड्रेनालाइन और तीसरा हमारा थायरॉक्सिन और चौथा हमारा ऑक्सीटोसिन। और ये हमारा नागपुर जेडआरओ में ये क्वेश्चन हमारा पूछा भी गया था। तो बच्चों के यहाँ आंसर आने ही स्टार्ट हो गया और सबसे ज्यादा आंसर यहाँ बच्चे बी ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका एड्रेनालाइन हो जाएगा क्या हो जाएगा एड्रेनालाइन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों एक पॉइंट और यहाँ पे ये याद करना जो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे दिया गया अगर ये पूछा जाए ये स्रावित कहाँ से होता है ये निकलता कहाँ से तो हम लोग क्या बता देंगे कहाँ निकलने का ये एक एड्रिनल ग्रंथि होती है वो ग्रंथि का नाम भी आप नोट कर लेना ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। ये ग्रंथि का नाम नोट कर लें इस ग्रंथ से क्या होता है ये आपका निकलता है। और वहीं पे अगर ये बोले कि इसका काम क्या होता है ये काम लिख लेना कि जो तनाव होता है क्या लिखना तनाव की स्थिति में काम लिख लेना इनका आखिर काम क्या होता है तनाव की लिखना तनाव की स्थिति में जो हृदय की गति होती क्या होती हृदय
की जो गति होती है इसको बढ़ाती है। हृदय की गति को क्या करता है, ये बढ़ाता है। क्या करता है, हृदय की गति को बढ़ा देता है। और जो रक्त का प्रवाह होता है, रक्त के प्रवाह को भी ये तेज करता है। ये आपका मेन ये इसका ये काम हो जाता है। तो फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा एड्रेनालाइन हो जाएगा। और ये कहाँ से स्रावित होता है, किस ग्रंथि से होता है, तो ये हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि से हो जाएगा। और इसका काम क्या होता है, जो तनाव की स्थिति में क्या होता है, जो हमारा हृदय की जो गति होती है वो बढ़ाने का काम करता है। जो हृदय की गति बढ़ती है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन वो भी हमारा वहां पे तेज आपका हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर क्वेश्चन आपका ये रिपीट भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन आता है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। बिल्कुल इजी सवाल है, इसका आंसर कभी गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा पेपर आता है ना, पेपर जो अपने मान लो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन 50 क्वेश्चन ये मान चलना कि कम से कम आपके 35 क्वेश्चन लगभग ऐसे ही आपको दिखेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आपको ऐसे ही आते हैं। बस मेन 15 क्वेश्चन ही आपके हार्ड आते हैं या मॉडरेट वहां पे आते हैं। और वही 15 क्वेश्चन आपको पेपर से अंदर या बाहर वहां पे कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर सभी को पता ही होगा और सबके आंसर भी ठीक ठाक यहाँ पे निकल के आ रहे। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण हो जाएगा, ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन आप काउंट भी करते चलना कि आपका स्कोर कितना यहाँ पे पहुंच रहा है। वैसे सारे बच्चे अभी तक जितने क्वेश्चन हमने कराए हैं लगभग सभी के आंसर यहाँ पे राइट ही निकल के आए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों क्या आपको पता है, जो आपको ये हीमोग्लोबिन होता है ये क्या होती है, ये एक प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन क्या होती है, ये आपकी क्या हो जाती है, एक प्रोटीन आपकी हो जाती है। और इसके बाद एक पॉइंट ये याद करना, ये होती किसमें है, ये आपकी लाल, एक पॉइंट ये याद करना, लाल रक्त कोशिकाओं में कहाँ पाई जाती है, ये आपकी लाल रक्त जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में ये आपकी वहां पे पाई जाती है। और इसके बाद एक पॉइंट और ये पता करना, इसके बाद याद रखना कि इसका मेन काम क्या हो जाता है। इसका काम होता है जो ऑक्सीजन आपकी होती है, तो ऑक्सीजन को क्या करेगी, फेफड़ों से, ऑक्सीजन को क्या करती है, फेफड़ों के अन्य भागों, यानी फेफड़ों के अन्य, लिखना यही लिख देना, फेफड़ों से लिख लेना, फेफड़ों से शरीर के जो अन्य भागों में ले जाने का काम होता है। शरीर के अन्य भागों में ले जाने का इसका काम वहां पे होता है। एक पॉइंट ये आप यहाँ पे याद करना। और एक पॉइंट ये याद करना, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है इसमें क्या होता है, एक लौह तत्व होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लौह तत्व होता है। और जिसके कारण से क्या होता है, इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। और जिसी के कारण क्या होता है, इसका रंग क्या होता है, लाल आपका होता है। कि हीमोग्लोबिन में आपका आयरन नाम का एक तत्व होता है, और जिसके कारण, चाहे हीम आयन मान लेना कि जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें एक आपका हीम आयन होता है, या जिसके कारण से आपका जो रक्त होता है इसका कलर कैसा होता है, लाल आपका वहां पे हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट इसके याद रखना है हीमोग्लोबिन के, क्योंकि ये आपका हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है, पेपर क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं। कि हीमोग्लोबिन क्या आपकी एक प्रोटीन होती है, और हीमोग्लोबिन जो कहाँ पाई जाती है, आपकी जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है उसमें आपकी पाई जाती है। और इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है जो आपकी ऑक्सीजन होती है, जो फेफड़े से ऑक्सीजन लेके शरीर के अन्य भागों में ले जाना, इसका मेन काम वहां पे हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है इसमें एक लौह तत्व होता है, और जिसके कारण से क्या होता है, इसका रंग लाल आपका वहां पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग का रोकने में सहायक है। कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग को रोकने में सहायक है, तो बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सभी लोग बताएंगे, राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा। वैसे सारे बच्चों का आ रहा है विटामिन सी आ रहा है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा वो नोट करना। जो ऑप्शन नंबर सी है, विटामिन सी यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों विटामिन सी के बारे में एक पॉइंट ये याद करना, ये क्या है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। एक ये पॉइंट इसका याद करना, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड, रासायनिक नाम आपका ये हो जाता है। और एक पॉइंट इसका क्या याद करेंगे, दूसरा पॉइंट आप ये याद करना, ये क्या हो जाए, दूसरा पॉइंट क्या लिख लेना, आपके शरीर में कोलेजन, क्या लिखेंगे हम लोग, शरीर में
कोलेजन, कोलेजन निर्माण में ये मदद करता है। कोलेजन के निर्माण में क्या करेगा, निर्माण में ये मदद वहां पे करेगा। एक पॉइंट इसका ये याद करना, और एक पॉइंट ये याद करना कि जो आपका स्कर्वी जैसे जो बीमारियां होती है, स्कर्वी जैसे जो बीमारियां होती है, लिख लेना, स्कर्वी जैसे जो बीमारियां होती हैं, क्या होती हैं, जो आपकी बीमारियां होती हैं, बीमारियों को रोकता है, लिख लेना, बीमारियों को क्या करती है। ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए, सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। और एक पॉइंट ये क्या पता होना चाहिए, स्कर्वी में एक पॉइंट ये याद रखना इसका, स्कर्वी में मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून आना और घाव ठीक होना, आपका दोनों इसमें आपके ये शामिल होते हैं। तो विटामिन सी में कौन से पॉइंट पता होने चाहिए, एक पता होना चाहिए, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। और शरीर में इसका मेन काम क्या होता है, शरीर में कोलेजन निर्माण में मदद करता है। और स्कर्वी जैसी बीमारियों को ये क्या करता है, रोकता है। आपका स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़ों से खून आना और घाव ठीक होना, ये सारे पॉइंट इसमें आपके पॉइंट एक बार यहाँ पे नोट कर लेंगे। और दोस्तों एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ, जो बच्चे पहली बार आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अभी क्या हो, कई सारे बच्चे ऐसे जो बैच अपना ज्वाइन कर ले, वहाँ पे जो अपनी डेली यानी सारी क्लासेस रेगुलर वहाँ पे चल रही, वहाँ पे हम सारा कुछ आपको डिटेल से बताते चले, सारे आपके टॉपिक वहाँ पे कवर कराए जा रहे हैं। और वहाँ पे ये भी आपको बताया जाता है कि कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो चैप्टर हम लोग वहां पे कराते हैं वहीं पे सारे पॉइंट आपको बताते चले। वहां मैं इंपॉर्टेंट मार्क भी कर रहा हूं कि आप ये पॉइंट ज्यादा तैयार करना, ये इसके ज्यादा चांस है वहां पे। और वो सारी क्लासें अपने जो एनए वाला एप्लीकेशन है, एनए वाले एप्लीकेशन सारी क्लासें अपनी स्टार्ट हुई, कई सारे बच्चे ज्वाइन भी कर लिए। तो जो बच्चा अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है ना, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बच्चा भी नोटिफिकेशन का वेट कर रहा है वो बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाए, क्योंकि जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा तब हमें उतना टाइम वहां पे नहीं दिया जाता है। तो आप अभी से अपने एग्जाम की तैयारी करिए। काफी बच्चे एप्लीकेशन में ज्वाइन हो चुके हैं, आप भी ज्वाइन करिए, अपनी तैयारी कंप्लीट वहां पे करिए। और जो बच्चे पुराने हैं, तो जो बच्चे मान चलो 2 साल या 3 बार पेपर वहां पे दे चुके हैं, उन्हें अपना पूरा सिलेबस पता है, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो भाई उन बच्चों के लिए क्या कंप्लीट नोट्स लें। जो मैं आपको आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, जो आपके ऑल सब्जेक्ट के मैं आपको न्यू पैटर्न नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, ये मैं कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको नोट्स लेना हो तो जो स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, इसमें मुझे नोट्स लिख के मैसेज करना, मैं इसका कंप्लीट नोट्स आपको अभी प्रोवाइड करा दूंगा। आप उसका रिवीजन करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। लेकिन जो बच्चे नए पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो बैच जरूर ज्वाइन करेंगे, वहां पे सारी क्लासें अपने रेगुलर स्टार्ट हो चुकी हैं। और दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के शरीर में मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है। तो और इसके 4 ऑप्शन क्या है, यकृत है, गुर्दा है, मूत्राशय है, फेफड़े। और ये हमारा आपका पुणे जडारो में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो इसका आंसर हमें लगता है शायद किसी बच्चे का गलत है, वैसे सभी के आंसर यहाँ पे सही आने स्टार्ट भी हो गए, और ये आंसर सभी का वहां पे आना भी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा क्या, किडनी। क्या हो जाएगा, किडनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये कई बार पेपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका गुर्दा होता है, गुर्दे में ये पॉइंट याद करना है कि जो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है, गुर्दे की कार्यात्मक, ये पॉइंट याद कर लेना, पेपर में कई बार आपका ये पूछा जा चुका है कि जो गुर्दा होता है इसकी कार्यात्मक इकाई क्या है, यानी इसकी कार्यात्मक इकाई क्या है, लिख लेना कार्यात्मक। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कार्यात्मक, इसकी कार्यात्मक आपकी इकाई क्या है। तो कार्यात्मक इकाई नोट करना वैसे काफी बच्चों को तो पता ही होगा, लेकिन जिसको ना पता हो नेफ्रॉन यहाँ पे लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है। तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या हो जाएगी, नेफ्रॉन हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के शरीर का समान जो रक्तचाप
क्या होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? पुणे जेडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। और ये सारे क्वेश्चन हमारे लेटेस्ट में क्वेश्चन करा रहे हैं, जो अभी आपके स्पोर्ट या रिलेशन भर्ती में जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए वो सारे मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। तो सारे क्वेश्चन आप जरूर नोट करते चलेंगे साथ साथ। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके तैयार भी वहां पे करने, ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे भी जाने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों कई बच्चे ये सोचते हैं कि आखिर 120 और 80 ये होता क्या है, आखिर ये क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका एक, तो पहले ये जानो जो 120 क्या होता है इसमें, और एक जानो कि ये 80 क्या होता है। तो इस जो 120 होता है इसको क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सिस्टोलिक। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सिस्टोलिक। अब ये बताओ ये सिस्टोलिक क्या होता है? ये सिस्टोलिक होता है जो आपका हृदय पंप करता है। इसमें ये पता कर लो, जो आपका हृदय होता है, क्या होता है? हृदय। जब हृदय आपका पंप करता है तो उसमें जो इसका दाब क्या होता है वो आपका 120 वहां पे आपका हो जाता है। और यहीं पे ये 80 क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको लिख लेना, क्या बोल देंगे? डायस्टोलिक। इसे क्या बोला जाता है? डायस्टोलिक। इसे क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक बोलेंगे। और ये डायस्टोलिक क्या होता है? ये होता है जब आपका जो हृदय होता है, जब आपका क्या होता है? हृदय होता है, ये आराम करता है। हृदय क्या करता है? ये जब आराम करता है तो दाब क्या होता है? 80 आपका होता है। तो ये तो आप नहीं बोलेंगे, जब आपका हृदय पंप करेगा उसे 180 दाब होता है। जब ऐसे क्या हो, आराम करता है, कितना हो जाता है? 80 आपका ये हो जाता है। और इसको बोलते हैं, पहले को सिस्टोलिक बोलते हैं, इसको डायस्टोलिक आपका यहाँ पे बोला जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो जो बच्चा तैयारी कर रहा होगा उस सभी सारे बच्चों को इसका आंसर तो वहां पता ही होगा कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी इसका दिया गया है ये बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और इसके बाद एक पॉइंट ये आप इसमें ये जान लेना कि यह क्या हो जाएगा, जो आपका डीएनए क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका जीवों के विकास। डीएनए क्या हो जाएगा? जीवों के विकास और लिख लेना प्रजनन, विकास, प्रजनन और कार्यों। ये पॉइंट याद रखना, पेपर में कई बार क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा चुका है। कार्यों को क्या करता है? ये वहां पे नियंत्रित करता है। ये क्या करेगा? कार्यों को क्या करेगा? नियंत्रित ये करता है। कार्यों को क्या करता है? कार्यों को ये नियंत्रित वहां पे आपका ये करता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है? रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। ऑप्शन क्या है इसके? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, यकृत। और क्वेश्चन कहाँ पूछा गया आपका? जयपुर एआरओ में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो सारे बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। और यहाँ पे एक अनुराग जी है, ये क्वेश्चन पूछ रहे सर जो बैच चल रहा है वहाँ पे क्या बेसिक सारी क्लासेस चल रही है? हाँ भाई, जो अपनी सारी क्लासेस चल रही, मैं बेसिक्स ही वहाँ पे करा रहा हूँ। और ये अपना पूरा बैच अपना फरवरी महीने में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक महीने हम लोग वहाँ पे रिवीजन करेंगे, यानी प्रैक्टिस करेंगे मैं। और वहाँ पे वो सारे मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहाँ पे दिखेंगे। बस जो चीजें मैं आपको एग्जाम तक बताता चल रहा हूँ, सारी वो चीजें आप वैसे नोट करिए और वैसी तैयारी करिए, आपके एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। पर जो चीजें मैं बता रहा हूँ सारी चीजें आपको वैसे ही वहां पे तैयार करते हुए चलना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है? तो क्या हो जाएगा? गुर्दा। क्या हो जाएगा? गुर्दा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको क्या करते हैं? मूत्र के द्वारा बाहर वहां पे निकाल देता है। तो शुद्ध रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करेगा? ये करेगा किडनी करेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला 9 नंबर आता है, मानव शरीर में पाचन तंत्र की शुरुआत, पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पाचन तंत्र की जो शुरुआत होती है वो होती कहाँ से है? और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला मुंह है, दूसरा अन्न प्रणाली है, तीसरा अमाशय है, चौथा आंत है। और ये हमारा शिलांग जेडारो में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सारे बच्चे। राइट आंसर कितना यहाँ पे हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या नोट करेंगे? मुंह। कहाँ से हो जाता है? मुंह से ही ये स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और होता है क्या, सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम भोजन क्या करते हैं मुंह में लेते हैं, तो मुंह में क्या होता है?
मुंह में जैसे हम लोग खाना करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वहां पे क्या होता है, जो दांत होते हैं, दांत क्या करते हैं, भोजन को चबाना शुरू करते हैं। तो दांत क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं। फिर क्या होता है, दांत का काम क्या हो जाता है, भोजन का चबाना। तो दांत का काम क्या यहाँ पे शुरू हो जाता है, दांत का काम क्या हो जाता है, भोजन जो हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, जो भोजन करते हैं, भोजन को चबाना, इसका काम वहां पे आपका हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है जो आपके लार होती है, जो साथ में लार निकलती है, तो लार में मौजूद, ये पॉइंट रखना, लार में मौजूद जो एंजाइम होता है, लार में मौजूद जो आपकी एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम लिख लेना कौन सा, आपका सालिवरी, यहाँ पे लिख लेना, चाहे ये लिख लेना, जो आपकी सालिवरी जो आपका एमाइलेज होता है, एमाइलेज होता है, सालिवरी जो हमारा एमाइलेज होता है, यो क्या करता है, ये आपका स्टार्च को तोड़ता है। क्या करेगा, स्टार्च को तोड़ता है। स्टार्च को क्या करता है, स्टार्च को क्या कर देगा, ये तोड़ता है। और जहां से क्या होता है, भोजन का पचना वहीं से अपना स्टार्ट हो जाता है। यानी वहीं से क्या होता है, जो भोजन होता है डाइजेस्ट वाला स्टार्ट हो जाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन हमारा ये पूछा, और कई सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, आंत यहाँ पे टिक करते हैं, तो भाई आंत आपका नहीं होगा। तो भोजन का जो मेन पचने का ये स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, ये आपका स्टार्ट हो जाता है मुंह से ही, आपका वहां पे स्टार्ट हो जाता है। तो जो चीजें आपको जैसी बताई जा रही, आप ऐसे ही करते रहे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये मान चलना कि 50 से 35 क्वेश्चन आपके नॉर्मल दिखेंगे, बस 15 क्वेश्चन आपके थोड़े हार्ड या मॉडरेट लेवल के वहां पे दिखेंगे। और वो सारे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, हार्ड भी कराऊंगा और नॉर्मली कराऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन बाहर वहां पे ना जाए। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। तो कौन सा खनिज है जो आपका हड्डी और दांतों को मजबूत करता है। 4 ऑप्शन क्या है, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, सोडियम। और ये हमारा लखनऊ रिलेशन भर्ती में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। तो कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर सभी बच्चों के आने स्टार्ट होंगे। इसमें अनुराग का आ रहा है, सी आ रहा है, महेंद्र का बी आ रहा है, कपिल का ए आ रहा है। तो राइट आंसर नोट करेंगे, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो जो आपका कैल्शियम होता है ना, तो कैल्शियम क्या लिखना, जो आपका ये कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम ये आप पॉइंट नोट करना कि जो कैल्शियम क्या होता है, आपकी हड्डी और दांत, जो आपके हड्डी होते हैं और जो आपके दांत होते हैं, ये पॉइंट क्या लिखेंगे, हड्डी और दांत की मजबूती के लिए आवश्यक। हड्डी और दांत की क्या होती है, जो मजबूती के लिए क्या हो जाता है, आपका ये आवश्यक हो जाता है। एक पॉइंट और ये याद करना कि यह क्या, एक पॉइंट ये भी याद रखना, यह एक पॉइंट ये आप क्या रखेंगे यहाँ पे, यह आपका जो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तंत्रिका। एक पॉइंट याद रखना यहाँ पे, तंत्रिका संकेतन में, तंत्रिका संकेतन लिख लेना, और मांसपेशी, संकेतन और मांसपेशी, और क्या लिख लेंगे, और लिख लेना मांसपेशियों के संकुचन में, मांसपेशियों क्या लिख लेंगे, संकुचन में। मांसपेशियों के संकुचन में भी क्या करते हैं, में भी मदद करते हैं। एक पॉइंट ये आप याद करना कि जो आपका कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है, वो कौन सा हो जाता है, कैल्शियम होता है, जो हड्डी और दांत को मजबूत करता है। और ये आपका तंत्रिका संकेतन और मांसपेशियों के संकुचन में भी ये आपका मदद करता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पेपर में पूछा गया, जबलपुर जडावर में, जो आपका ये आरबी नर्सिंग जब पेपर हुआ था, वहां पे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि वह कौन है जो तंत्रिका संकेतन और मांसपेशियों के संकुचन में भी मदद वहां पे करता है। तो वहां पे आपका कैल्शियम ही राइट किया गया था। तो ये पॉइंट भी याद करना, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, कोशिका का शक्ति ग्रह। कोशिका का शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है। और 4 ऑप्शन इसके क्या दिए जा रहे हैं, पहला है हमारा राइबोसोम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है कोशिका झिल्ली, और चौथा है क्या, न्यूक्लियस। और ये हमारा नागपुर जेडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका नागपुर जेडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो आपकी होती है भीतर ऊर्जा उत्पादन करती है। इसका ये क्या करती है, ये करेगी भीतर क्या करती है, ऊर्जा
लिख लेना। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, यहाँ पूरा पॉइंट नोट करना। कोशिका के भीतर क्या लिख लेंगे आप, कोशिका के भीतर, ये पॉइंट सीधा नोट करना, भीतर क्या करती है, उसके भीतर ये आपका ऊर्जा उत्पादन करती है। और एक पॉइंट इसका ये लिखना कि यह जो आपका होता है ग्लूकोज, एक क्या लिखेंगे एक पॉइंट लिखना आप, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, को क्या करेगी, एटीपी में परिवर्तित करती है। क्या करती है, एटीपी में परिवर्तित करती है। क्या करेगी, एटीपी में परिवर्तित करती है। एक पॉइंट आप इसका ये याद करना। और यहाँ पे ये क्या होता है, जो आपका लिख लेना, जो एटीपी क्या हो जाता है, जो आपका ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। जो क्या हो जाएगा, आपका ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत आपका ये हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में क्वेश्चन आपका ये रिपीट हो चुका है कि कोशिका शक्ति का पावर हाउस यानी कि शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है, क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आपका ये हो जाता है। ये पॉइंट भी याद करना है कि कोशिका के जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या होता है, कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। और ये क्या करता है, जो आपका ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन को इसको क्या करता है, एटीपी में परिवर्तित कर देता है। और जो आपका एटीपी क्या होती है, ये आपकी ऊर्जा का प्राथमिक आपका यहाँ पे स्रोत ये आपका हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको पता वहां पे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि रक्त का कौन सा घटक प्रतिरक्षा प्रदान करता है, कौन सा घटक है जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। 4 ऑप्शन क्या है, पहला प्लेटलेट्स है, दूसरा प्लाज्मा है, तीसरा श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, और चौथा क्या, लाल रक्त कोशिकाएं हैं। और ये हमारा कोलकाता जडारो में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। तो इसका राइट है, हम लोग जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन करते हैं क्योंकि हमें एक आइडिया ये लगना चाहिए किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। और दोस्तों आप सारे काउंट भी करते चलना कि आपका स्कोर कितना पहुंच रहा है, कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 30 कर पा रहे हैं, 35 कर पा रहे हैं। फिलहाल जो बच्चा अभी 30 क्वेश्चन तक सोल्व कर रहा है उसकी तैयारी बहुत अच्छी वहां पे चल रही है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, रक्त का कौन सा घटक प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं। यानी ऑप्शन नंबर जो सी इसका दिया गया है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, ये क्या, व्हाइट ब्लड सेल, इसको क्या बोला जाता है, इसे WBC आपका ये बोला जाता है। तो ये करती क्या है, ये क्या करेंगे, जो आपके रोगाणु होते हैं, ये इनका काम क्या होता है, जो WBC आपकी होती है, इनका काम क्या होता है, जो रोगाणु क्या होता है, चाहे रोगाणु हो गया या संक्रमण, रोगाणु और जो संक्रमण होते हैं, रोगाणु हो गया या फिर जो संक्रमण होते हैं, इनसे क्या लड़ते हैं, इनसे क्या करते हैं, लड़ते हैं, लड़ने का काम करते हैं, इनसे क्या करते हैं, लड़ने का काम करते हैं। तभी क्या होता है, हम लोग वहां बीमार नहीं पड़ते हैं। कभी जो अपनी ये WBC वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तभी हम लोग क्या जल्दी बीमार होना हम लोग वहां पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं। तो कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, रिलेशन भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए कई सारे बच्चे ये भी क्वेश्चन वहां पे गलत कराते, थोड़ी कंफ्यूजन में कई सारे बच्चे क्वेश्चन वहां पे गलत कराते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 206। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ये तो यहाँ पे 2 पॉइंट हमेशा याद करना कि अगर आपसे वयस्क पूछ रहा है, अगर आपसे वयस्क लिख के दे दे तब हम क्या आंसर मारेंगे, तब 206 मारेंगे। अगर वयस्क ना भी लिख के दे, केवल ये पूछ ले जैसे इसमें पूछा गया मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती, तब भी हम आंसर बताएंगे 206 ही यहाँ पे बताएंगे। और कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि नवजात, क्या पूछ लिया जाए, नवजात शिशु होते हैं, नवजात जो बच्चे होते हैं, इनमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो हम लोग क्या बता देंगे, 300 हड्डियां आपकी हो जाती है। तो बाद में ये हड्डियां 300 होती, फिर 206 कैसे हो जाती है, बाद ये हड्डियां क्या होती है कि कई सारे हड्डियां क्या होती है आपस में जुड़ के एक सिंगल हड्डी आपकी वहां पे बन जाती है। लेकिन अगर कभी हमसे क्वेश्चन पूछे नवजात शिशु में कितनी हड्डियां हैं, बताएंगे 300 बताएंगे, वयस्क पूछे 206 बताएंगे, या केवल ऐसे ही पूछ ले कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं, तब भी हम 206 आंसर वहां पे टिक करेंगे वहां पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि पाचन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है।
कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? 4 ऑप्शन क्या है? पहला एमाइलेज, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है लिपेज और चौथा क्या है? पेप्सिन हमारा है। तो राइट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा? तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या बताएंगे? वो हो जाएगा पेप्सिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पेप्सिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और ये आपका शिलांग जेडारो में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। और दोस्तों ये जो आपका पेप्सिन होता है ना, जो आपसे ये पेप्सिन होता है, ये स्रावित कहाँ से होता है? तो ये कहाँ स्रावित होता है? ये आपका अमाशय से। कहाँ स्रावित होता है? ये आपका अमाशय से स्रावित आपका ये हो जाता है। तो यही नोट करेंगे, पाचन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? वो आपका पेप्सिन हो जाएगा। पेप्सिन कहाँ से निकलता है? पेप्सिन आपका अमाशय पेट से आपका ये स्रावित वहां पे निकलता है आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आता है कि शरीर में जल का संतुलन कौन नियंत्रित करता है? जल का संतुलन कौन नियंत्रित करता है? जबलपुर जेडारो में क्वेश्चन पूछा गया है। और 4 ऑप्शन इसके क्या है? पहला है फेफड़े, दूसरा हृदय, तीसरा गुर्दा और चौथा यकृत। भाई सबसे पहले तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तभी तो आपको तैयार करेंगे ना वहाँ पे। नहीं, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि हमें तैयार क्या करना है, केवल अगर पढ़ते जाएंगे, पढ़ने से कोई मतलब नहीं ना। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा हमारे पेपर क्वेश्चन पूछे क्या जा रहे हैं, तो हम लोग तैयारी क्या करेंगे वहाँ पे। तो सबसे पहले आपको तो ये पता हो, तभी मैं डेली में लगभग ट्राई करता हूँ कि आपको प्रैक्टिस में करा सकूँ। तो भाई ये वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगे ना, वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, ताकि मैं आगे चल के आपको सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को प्रोवाइड वहां पे करा सकूँ। तो बताइए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो राइट आंसर हम लोग क्या बताएंगे? वो हो जाएगा आपका गुर्दा। क्या हो जाएगा? गुर्दा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो अपना शरीर होता है ना, वो आपका संतुलन वहां पे बना रहता है। तो शरीर में जल का संतुलन कौन करता है? वो आपका गुर्दा ही करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ से हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, यानी जो अपने 15 क्वेश्चन बायोलॉजी के वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब यहाँ से जो अपने 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा जयपुर जेडारो में पूछा गया था। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? भाई बिल्कुल बेसिक सवाल है, मैं तभी ये क्वेश्चन ला रहा हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे, उन्हें ये लगता है कि पेपर बहुत हार्ड आता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो भाई पेपर में आपके हार्ड भी क्वेश्चन है, नॉर्मल भी है, मॉडरेट भी है, सारे तरह क्वेश्चन वहां पे रखे जाते हैं। अगर ये बताओ सारे क्वेश्चन आपके हार्ड ही रख दिए जाएंगे तो 60 मिनट में आप 50 क्वेश्चन वहां पे कर भी नहीं पाएंगे। तो हर तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में वहां पूछे गए हैं। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? सभी को पता है क्या हो जाता है, वो आपका H2O, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और H2O में क्या होता है? इसमें दो आपके क्या हो जाते हैं, यानी जो आपका ये H2O लिखा हुआ है, तो H2O में क्या होता है? इसमें आपके क्या होता है? दो हाइड्रोजन है, दो आपके इसमें क्या हो जाएंगे? दो यहाँ पे क्या हो जाते हैं? हाइड्रोजन। दो तो इसमें हाइड्रोजन हो जाते हैं और एक क्या हो जाता है? एक आपका यहाँ पे ऑक्सीजन। एक क्या हो जाता है? एक यहाँ पे हो जाता है ऑक्सीजन, आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाता है? दो हाइड्रोजन हो जाते हैं और एक यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन लिख लेना, लिखना हो तो। एक क्या हो जाएगा? एक यहाँ पे आपका ऑक्सीजन। एक क्या हो जाएगा? एक यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन आपका हो जाता है। और वहीं पे अगर ये बात करें कि इनका उपयोग क्या होता है, इनका आखिर उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो उपयोग क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा जैविक और रासायनिक अभिक्रियाओं में। उपयोग कहाँ पे हो जाता है? जैविक और रासायनिक, जैविक और रासायनिक प्रतिक्रियाओं में इनका उपयोग होता है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, इसमें दो हाइड्रोजन होते हैं, एक आपका ऑक्सीजन होता है। और उपयोग कहाँ पे होता है? जैविक और रासायनिक प्रतिक्रियाओं में इनका आपका उपयोग वहां पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की वायुमंडली में गैसों में से किस गैस की सबसे अधिक मात्रा, इन 4 ऑप्शन बताइए, सबसे अधिक मात्रा कौन सी गैस का आपका हो जाएगा? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है आर्गन। और ये हमारा नागपुर जेडारो में ये क्वेश्चन हमारा पूछा भी गया था। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सारे बच्चे क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या नोट करेंगे? वो होगा हमारा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर, जो यहाँ पे नाइट्रोजन दिया जा रहा है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है।
और नाइट्रोजन परसेंटेज की बात करें तो कितने परसेंटेज है आपका, ये 78% आपका ये है। और जो आपका नाइट्रोजन है ये कैसी गैस है, ये आपकी निष्क्रिय गैस है। हाइड्रोजन कैसी गैस है, वो नाइट्रोजन, ये आपका निष्क्रिय गैस आपकी हो जाती है। तो ये भी पॉइंट आप इसका याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, पानी में सबसे अधिक घुलनशील गैस कौन सी है। अब ये बताइए पानी में सबसे अधिक घुलनशील गैस कौन सी है। ये शिलांग JEE में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो बताइए पानी में सबसे अधिक घुलनशील गैस कौन सी है। पहला हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है नाइट्रोजन। तो सारे बच्चे आंसर बताएंगे इसका क्या हो जाएगा। रोहित पटेल का ए आ रहा है यहाँ पे, और क्या नाम लिखा, मनीष का बी आ रहा है। चलिए इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या आता है। तो पानी में सबसे अधिक घुलनशील कौन सी हो जाएगी, वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया जा रहा है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और जो ये होता है क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जब इसे जल में घोलते हैं तो क्या होता है, तो जल में जब ये घुलता है क्या हो जाएगा, ये जो आपका जल में, तो जब आपका ये जल में घुलता है तो क्या बनाता है, तो वहां पे क्या बनाता है, ये आपका एक तो बनेगा कार्बनिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, तो जल में घुलता है तो क्या बना देता है, जो जल में ये इसको हम लोग वहां पे घोलते हैं तो क्या बनाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कार्बोनिक अम्ल। तो क्या बनाएगा, ये आपका बनाता है कार्बोनिक अम्ल। क्या लिख लेंगे, कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाता है, कार्बोनिक अम्ल। जल में घुल के वो क्या बनाएगा, कार्बोनिक अम्ल, यानी कि H2CO3 ये आपका वहां पे बनाता है। और एक पॉइंट ये याद रखना है कि जो क्या करता है, ये जल की क्या कर देगा, पॉइंट रखना है कि जल की अम्लीयता जो है, क्या याद करेंगे, जो जल की अम्लीयता, जो जल की क्या लिखेंगे, अम्लीयता, यानी जो pH मान होता है को क्या करता है, को प्रभावित करता है। pH मान क्या करता है, ये वहां पे लिख लेंगे, प्रभावित करता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो पानी में सबसे अधिक घुलनशील गैस कौन सी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। और जल में घुल के क्या बनाती है, ये आपकी कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाएगी, ये आपकी कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3 बनाती है। और जो क्या करता है, जल की जो अम्लीयता होती है, pH मान होता है, उसको ये क्या करती है, प्रभावित आपकी वहां पे करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रिया में कौन सा घटक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। तो जो कौन सा घटक ऐसा है जो आपका इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। पहला ऑक्सीकरण, दूसरा है संप्राप्तकर्ता, तीसरा है अभिक्रिया, चौथा है प्रत्याशक। और ये रिलेशन भर्ती लखनऊ में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या नोट करेंगे, वो हो जाएगा हमारा संप्राप्तकर्ता, यानी जो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या होता है इसमें, जब आपका यहाँ पे चाहो तो लिख लो कि जब यहाँ पे लिखना हो तो ये लिखना है, जब आपका एक पदार्थ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब आपका एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन, जब आपका एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्राप्त करता है। ये पॉइंट लिखते चलना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उसकी, तो यहाँ पे लिखना, तो उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है, वो आपकी कम हो जाती है। ऑक्सीकरण संख्या कम हो जाती है, क्या हो जाती है, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है, कम आपकी हो जाती है। और जिससे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना कि जिससे क्या हो जाएगा, जिससे वह रिड्यूस, जिससे वह क्या लिखेंगे, जिससे वह रिड्यूस होता है, जिससे वह क्या हो जाता है, रिड्यूस आपका होता है। तो ये पॉइंट पूरा आप नोट कर लेना कि जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है वो क्या होती है, कम होती है। ये पेपर क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जब एक पदार्थ होता है, जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो उसके ऑक्सीकरण संख्या में क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो अभी जबलपुर JEE में क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था। यही क्वेश्चन आपका जबलपुर JEE में पूछा गया था कि जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता उसके ऑक्सीकरण संख्या में क्या प्रभाव पड़ता है, हम लोग क्या बताएंगे, क्या हो जाएगा, कम हो जाता है।
तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे वह रिड्यूस्ड वहां पे होता है। और अगला क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन गैस की विशेषता क्या है। इन 4 ऑप्शन में ये बताना है कि जो हाइड्रोजन गैस है उसकी क्या विशेषता हो जाती है। पहला है कि यह जलने पर पानी बनाता है, दूसरा यह हानिकारक है, तीसरा वह विस्फोटक नहीं है, चौथा यह भारी गैस है। कोलकाता जिडारो में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा यह जलने पर पानी बनाता है। तो हाइड्रोजन गैस की विशेषता क्या हो जाएगी कि वह जलने पर पानी बनाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है कि यही राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि इसमें क्या होता है हाइड्रोजन गैस की विशेषता कि जो आपकी हाइड्रोजन गैस है जो ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो क्या कर देगा, ये वहां पे जल का निर्माण करता है, यानी पानी का निर्माण वहां पे कर देता है, यानी H2O वहां पे ये आपका बनाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला 6 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि किस रासायनिक तत्व का उपयोग बम बनाने में किया जाता है। किस रासायनिक तत्व का उपयोग बम बनाने में किया जाता है। यूरेनियम का, कैल्शियम का, नाइट्रोजन का, सोडियम का। पुणे जिडारो में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा और मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो जो अपना ये स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है इस पे आप हाय लिख के मैसेज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ। उसी ग्रुप में जो अपना ये सेट कंप्लीट हो जाता है पूरे स्टडी के में सारे क्वेश्चन भी आपको वहां प्रोवाइड कराता हूँ ताकि ये सारे क्वेश्चन भी आपके पास वहां पे बने रहे। तो इसका राइट आंसर नोट करना क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यूरेनियम। क्या हो जाएगा, यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और जो आपका ये यूरेनियम होता है ना, ये आपका एक रेडियोधर्मी तत्व है जिसका अणु जो होता है ना अति विशाल होता है और अस्थिर होता है। और जो आपके ये न्यूक्लियर बम में बनाने में इसके प्रयोग वहां पे आपके किए जाते हैं। फिलहाल बस आप यही याद रखना है कि किस रासायनिक तत्व का उपयोग बम बनाने में किया जाता है। तो इनमें से आपका जो यूरेनियम है, यूरेनियम का प्रयोग आपका बम बनाने में वहां पे किया जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको किस नाम से जाना जाता है। पहला है ब्लीचिंग पाउडर, दूसरा है चूना, तीसरा है सोडा एस और चौथा है कास्टिक सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम किस नाम से जानेंगे, तो इसको किस नाम से जानते हैं, वो जानते हैं कास्टिक सोडा के नाम से। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस नाम से जाना जाता है, ये आपका कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे इसके बारे में एक पॉइंट ये हमेशा याद करना कि क्या होता है, ये आपका एक मजबूत क्षारी है। ये क्या होता है, ये पॉइंट हमेशा इसका एक ये याद करना कि क्या हो जाएगा, मजबूत आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मजबूत क्षारी आपका हो जाता है। और वहीं पे अगर ये बात करें कि आखिर इसका उपयोग कहाँ पे होता है, अगर हमसे ये पूछ ले उपयोग कहाँ पे होता है तो हम क्या बताएंगे, एक तो बताएंगे सफाई में, कहाँ पे होता है, सफाई में होता है। और क्या बताएंगे, एक लिख लेना धातु की सफाई, एक तो सफाई लिख लेना, एक लिख लेना जो धातु होती है और धातु की सफाई में भी इसका प्रयोग वहां पे किया जाता है। और एक प्रयोग लिख लेना, इसका प्रयोग आपका साबुन बनाने में भी इसका प्रयोग किया। ये 3 उपयोग आपके यहाँ पे होते हैं। तो जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं और ये आपका मजबूत क्षारीय आपका होता है। इसके उपयोग क्या होते हैं, सफाई में, धातु की सफाई में, साबुन के निर्माण में इसका उपयोग वहां पे किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलेंगे और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इनके आंसर टिक करते चलना। और ये सारे क्वेश्चन जरूर नोट करना और यहाँ पे ये जरूर आप देखना कि आपका स्कोर कितना पहुंच रहा है, कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में ये सभी बच्चे इसके आंसर वहां पे जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि ध्वनि का वेग किसमें सबसे अधिक होता है। ये तो सभी को पता ही होगा कि जो ध्वनि का वेग होता है ये सबसे अधिक किसमें होता है। तो सबसे अधिक किसमें होता है, शायद ही किसी का आंसर गलत हो यहाँ पे, तो वो हो जाएगा ठोस में। किसमें हो जाएगा, ठोस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और यह इसका कारण क्या होता है, इसका कारण यानी क्योंकि लिख लेना, किस वजह से, यहाँ पे सीधा लिखना क्योंकि, क्या रीजन होता है। तो क्या होता है, जो ठोस होते हैं ना, ठोस के जो कण होते हैं, तो ठोस के कणों के बीच में क्या रीजन लिखेंगे, ठोस के कणों के बीच में संकुंचन,
क्या लिखेंगे, सकुंचन। इनके बीच में क्या लिख लेंगे, सकुंचन क्या होता है, अधिक होता है। सकुंचन क्या होता है, अधिक आपका हो जाता है। और जिससे क्या होता है, इनके जो ठोस में जो आपका क्या होता है, ध्वनि का वेग काफी अधिक वहां पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, पुणे जडारो में क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल बेसिक सवाल है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, HCl, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, HCl हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। तो इसके बारे में एक पॉइंट ये याद करना कि एक यह क्या हो जाएगा, एक आपका मजबूत, क्या याद करेंगे इस पे आप एक पॉइंट ये याद करना कि ये आपका मजबूत क्या हो जाएगा, अम्ल। ये क्या हो जाएगा, मजबूत आपका अम्ल हो जाता है। और एक पॉइंट ये याद करना कि ये और पेट में पाचन प्रक्रिया में मदद करता है। पेट में पाचन प्रक्रिया में मदद भी ये करता है। पाचन प्रक्रिया में क्या करता है, मदद करता है। अगर हमसे कभी ये पूछ लिया जाए कि पाचन प्रक्रिया में कौन मदद करता है, कौन सा अम्ल मदद करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, HCl होता है जो मदद वहां पे करता है। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा पदार्थ जलने पर हरे रंग की लपटें उत्पन्न करता है। कौन सा पदार्थ जलने पर हरे रंग की लपटें उत्पन्न करता है। पहला है कॉपर सल्फेट, दूसरा है बोरिक अम्ल, तीसरा है हमारा बेरियम क्लोराइड और चौथा है सोडियम क्लोराइड। शिलोंग जेडारो में क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था। तो सारे बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो सभी लोग बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, बोरिक अम्ल, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और वहीं पे दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि इसका प्रयोग यानी इसका उपयोग कहाँ पे होता है, ये बता दो इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो हम लोग उपयोग क्या बताएंगे, ये इसका उपयोग लिखना है कि जो आपके जैविक प्रयोग होते हैं, कहाँ पे होते हैं, जैविक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। और कहाँ पे होता है, और लिख लेना, और जो आपके रासायनिक परीक्षण, और क्या लिखेंगे, जो आपके रासायनिक परीक्षणों में, और क्या लिखेंगे, रासायनिक परीक्षणों में इसका उपयोग किए जाते हैं। तो जो आपका हरे रंग की लपटों कौन उत्पन्न करता है, ये आपका बोरिक अम्ल करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से याद करेंगे, पेपर में कई बार क्वेश्चन ये आपका पूछा जा चुका है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि ब्लू लिटमस पेपर का रंग अम्लीय पदार्थ में किस रंग में बदल जाता है। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल मोस्ट है, पेपर में कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है कि ब्लू लिटमस पेपर को रंग अम्लीय पदार्थ में किस रंग में बदल जाता है, लाल, हरा, पीला, बैंगनी। जयपुर जेडारो में क्वेश्चन फिलहाल अभी ये जल्दी पूछा गया था। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा लाल। किसमें बदल जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे लाल दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों आपका जो ये लिटमस पेपर होते हैं ना, इनका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो इनका प्रयोग ये लिख लेना कि इनका प्रयोग यह पीएच परीक्षण में इनका प्रयोग होता है। कहाँ पे होता है, पीएच जो परीक्षण होते हैं, पीएच परीक्षण का एक साधारण तरीका है, पीएच परीक्षण का क्या लिखेंगे, ये एक साधारण तरीका लिख लेना, साधारण तरीका है आपका, साधारण तरीका है आपका। यह पीएच परीक्षण का एक साधारण तरीका आपका ये हो जाता है। यानी इनका प्रयोग कहाँ पे होता है, अम्लीय और क्षारीय का, कौन है अम्लीय कौन क्षारीय, इसका बताने के लिए भी इसका प्रयोग वहां पे किया जाता है। तो यहाँ मेन ये याद करना है कि जो आपका ब्लू लिटमस पेपर होता है का रंग अम्लीय पदार्थ में किस रंग में बदल जाएगा, ये आपका लाल रंग में आपका ये बदल जाता है। तो एक पॉइंट ये आप इसका जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि जो गैस वातावरण में प्रदूषण का कारण बनती है, बताइए जो गैस वातावरण में प्रदूषण का कारण बनती वह क्या है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा है आर्गन। नागपुर जेडारो में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो सारे बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि प्रदूषण का कारण कैसे बनते हैं, जो आपका वाहन
क्या लिखेंगे, जो आपके वाहन होते हैं या फिर जो औद्योगिक उत्सर्जन होता है, या फिर जो आपके औद्योगिक उत्सर्जन होते हैं, क्या होते हैं, औद्योगिक उत्सर्जन, क्या लिख लेंगे, औद्योगिक जो उत्सर्जन होते हैं, उसी के कारण से क्या होता है, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड वहां पे उत्पन्न होता है, जो आपका प्रदूषण का कारण वहां पे आपका ये बन जाता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि ध्रुवीय संयुग्म यौगिकों का एक उदाहरण क्या है। ध्रुवीय संयुग्म यौगिकों का एक उदाहरण क्या है, इन 4 ऑप्शन बताओ, राइट आंसर क्या होगा। पहला एसिटिक अम्ल, दूसरा मीथेन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा बेंजीन। पुणे जडारो में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो ये सारे मैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ जो फिलहाल जो आपके एमसी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको वहां पे दिख जाएंगे। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वो होगा एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। और जो आपका ये एसिटिक अम्ल होता है ना, अगर कभी हमसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ अच्छा इसका रासायनिक सूत्र बताओ क्या होगा, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो क्या हम लोग बता देंगे, वो हो जाएगा CH3COOH। ये इसका रासायनिक सूत्र आपका ये हो जाता है। और जो आपका ये होता है एसिटिक जो अम्ल होता है ना, अगर ये पानी में घुलता है, क्या पानी में, तो जब ये पानी में घुलता है तो क्या होता है, यानी किसमें आयनित होता है, पानी में किसमें ही आपका आयनित हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तो आपका ये H+ आयन देगा, एक H+ होगा, और क्या हो जाएगा ये आपका CH3 और CO- इन 2 आयनों में क्या हो जाता है, ये आपका आयनित वहां पे हो जाता है। तो एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CH3COH होता है। जो पानी में क्या होता है, ये पानी में घुलने पर क्या होता है, आयनित हो जाता है, यानी H+ और CH3CO- ये आयन वहां पे प्रोवाइड कराता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा पदार्थ अपचयनशील गैस है, कौन सा पदार्थ अपचयनशील गैस है। और ये हमारे कोलकाता जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा हीलियम और चौथा है ऑक्सीजन। तो बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, कौन सा पदार्थ अपचयनशील गैस है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हीलियम। क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और दोस्तों हीलियम के बारे में एक पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए कि जो हीलियम होती है क्या है, आपकी एक निष्क्रिय गैस है। हीलियम क्या होती है, ये आपकी एक निष्क्रिय गैस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या है, निष्क्रिय आपकी गैस हो जाती है। और जो यहाँ पे एक पॉइंट ये याद कर लेना कि जो आपकी रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, कि जो आपकी रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग नहीं लेती, इस वजह से क्या होंगे, ये वहां पे भाग नहीं लेती है। क्या होंगे, भाग नहीं लेती हैं। और वहीं पे अगर ये पूछा जाए इसका उपयोग कहाँ पे होता है, अगर कभी ये पूछ लिया जाए अब ये बताओ अच्छा इनका उपयोग कहाँ पे होगा, तो उपयोग हम लोग क्या बता देंगे, जो आपके उड़ने वाले गुब्बारे होते हैं, उड़ने वाले जो गुब्बारे होते हैं, उड़ने वाले गुब्बारों में इनका प्रयोग वहां पे किया जाता है। ये पॉइंट आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये वहां पे हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है, कि जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है इसका सामान्य नाम क्या है। तो सामान्य नाम क्या हो जाएगा, साधारण नमक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये अपना इतना इजी क्वेश्चन आपका ये जबलपुर जडारो में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपके ये नहीं है कि आपके पेपर बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम में नॉर्मल, मॉडरेट, हार्ड हर तरह क्वेश्चन दिखेंगे। नहीं तो ये नहीं होता, तो ऐसे ही कट ऑफ आपकी इतनी ज्यादा वहां हाई नहीं पहुंच जाती कि 38 पहुंच गई, 40 क्वेश्चन पहुंच गए, 42 क्वेश्चन पहुंच गई। बस पेपर में बस आपको ये पता होना चाहिए हमें तैयार क्या करना है और हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले इसका सिलेबस क्या है वो पता होना चाहिए कि हमें कौन से टॉपिक तैयार करने हैं और उन टॉपिक पे हमें क्या तैयार करना है। सबसे पहले ये हमें पता होने, तभी हम अपना एग्जाम वहां पे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, अपने जो केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब अपने फिजिक्स हो गए, ठीक है। फिजिक्स के जो हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया कि प्रकाश की गति का मान बताओ। इंपॉर्टेंट सवाल भी है
और इजी सवाल है। तो प्रकाश की गति का मान क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका शिलोंग जडावर में क्वेश्चन पूछा भी गया था। बिल्कुल नॉर्मल सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अगला क्वेश्चन आता है कि संचालित विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो शायद ही कोई हो बच्चा ऐसा हो जो इसके आंसर वहां पे ना दे पाए। तो दोस्तों आज ये मान चलना कि जो अपना सेट ये मैं करा रहा हूँ, जब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना कि यहाँ पे ये मान चलना कम से कम हर बच्चे का 35 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सही होने चाहिए। 35 से ज्यादा क्वेश्चन हर बच्चे का यहाँ पे सही होना चाहिए। तो संचालित विद्युत धारा की इकाई क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ओम। क्या हो जाएगी, ओम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि भूतल पर एक वस्तु का द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर है, यानी उसके द्रव्यमान हो गया और उसके वजन में क्या अंतर, इन 4 ऑप्शन में बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोलकाता जेडारो में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो सारे ऑप्शन एक बार ध्यान से पूछना और फिर आंसर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सारे ऑप्शन एक बार सारे अब ध्यान से इनके आंसर वहां पे पढ़ लेंगे, क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना कि इसमें जिस बच्चे का आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिस बच्चे का आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। यानी द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर है, तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान स्थिर होता है। द्रव्यमान क्या होता है, वो आपका स्थिर होता है। और वजन क्या होता है, वजन आपका गुरुत्वाकर्षण के कारण बदलता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, बदलता है। जैसे कि हमें ये तो पता ही है ना कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है ये सभी का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अलग है, और वहीं पे अगर हम चंद्रमा में चले जाए वहां गुरुत्वाकर्षण अलग हो जाता है। तभी तो ये होता है कि जो व्यक्ति यहाँ पृथ्वी पे है वो गुरुत्वाकर्षण का उसका भार अधिक होता है, और वही व्यक्ति जब चंद्रमा पे चला जाता है तो वहां पे क्या गुरुत्वाकर्षण बल कम है, तो उसका जो वेट है, उसका जो वजन है वो भी वहां पे ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो दोनों पॉइंट याद करना, क्या होता है जो आपका द्रव्यमान होता है वो स्थिर होता है। जैसे कि ये जो पेन हो गया इसका कोई द्रव्यमान हो गया, ये तो स्थिर है, चाहे हम इसे यहाँ पे रखें ले रखें या चंद्रमा पे ले जाएं तो इसका जो द्रव्यमान तो स्थिर हो जाएगा। लेकिन जो भार होगा, भार वहां पे चेंज हो जाता है, क्योंकि वह भार जो होता है, वेट होता है, वो आपका किस पे डिपेंड करता है, गुरुत्वाकर्षण बल पे वो वहां पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन आता है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसके द्वारा उत्पन्न होता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला विद्युत बल, दूसरा चुंबकीय बल, तीसरा गुरुत्वाकर्षण बल और चौथा ऊष्मा बल। और ये हमारे नागपुर जेडारो में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है, ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल ऑप्शन जो सी दिया गया सेम वही आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है। यही राइट आंसर आपका वहां पे हो जाता है। और दोस्तों एक बात इसके बारे में और याद करना कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो ना, ये निर्भर किस पे करता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये निर्भर किस पे करता है। चलो ये तो हमें पता हो गया, गुरुत्वाकर्षण ये हमें पता हो गया, ठीक है। अब ये बताओ जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये आपका निर्भर किस में करता है, किस पे ये आपका डिपेंड करता है। तो निर्भर किस पे करेगा, ये हमेशा याद करना कि जो आपका द्रव्यमान है, यानी जो वस्तु का क्या है, वस्तु का जो आपका द्रव्यमान है, और या इसके साथ साथ उनके जो बीच की दूरी, उनकी जो बीच की दूरी है उस पे ये हमेशा निर्भर करता है। उस पे क्या करता है, हमेशा निर्भर करता है। यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है ये क्या हो जाता है, ये आपका G m1 m2 अपान r स्क्वायर होता है, ठीक है। r स्क्वायर आपका ये हो जाता है, क्या होता है, r स्क्वायर। यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल आपका होता है उनके जो द्रव्यमान होते हैं उस पर डिपेंड करता है, और उनके बीच की जो दूरी होती है उस पर ये आपका वहां पे डिपेंड करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि रेडियोधर्मी पदार्थ से उत्सर्जित कणों का नाम क्या है। रेडियोधर्मी पदार्थ से उत्सर्जित कणों का नाम क्या है, इन 4 ऑप्शन में बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये हमारा जयपुर जेडारो में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन क्या है, पहला अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, चौथा उपरोक्त सभी। तो रेडियो जो धर्मी पदार्थ होते हैं ना, रेडियो धर्मी पदार्थ ये तीनों निकलते हैं, ये तीनों कण आपके निकलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है,
क्योंकि जो आपका ये अल्फा कण होता है ना, अल्फा कण से क्या होता है, इसमें आपके दो प्रोटॉन, अल्फा कण में क्या होता है, अल्फा कण में क्या होता है, दो प्रोटॉन और दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से ये मिलकर बने होते हैं। अल्फा कण क्या होता है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से मिलकर ये आपके बने होते हैं। और इसके बाद जो आपका ये बीटा कण होता है, बीटा कण क्या होता है, ये आपके इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। बीटा कण क्या होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन ही आपके होते हैं और इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। यानी इसमें क्या होता है, आपका जो नकारात्मक, इनमें क्या होता है आपका नकारात्मक आवेश होता है, इसमें क्या होता है आपका नकारात्मक आवेश यहाँ पे होता है। और इसके बाद जो आपकी ये गामा किरणें दी जा रही है, तो गामा किरणें क्या होती है, ये आपकी उच्च ऊर्जा वाली किरणें होती है। गामा किरणें क्या होती है, आपकी उच्च ऊर्जा वाली विकिरण होती है, उच्च ऊर्जा वाली ये आपकी विकिरण आपकी वहां पे हो जाती हैं। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं उनमें अल्फा बीटा गामा तीनों जो आपके कण होते हैं, तीनों कण आपके वहां उत्सर्जित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ से हमारे जीके स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे पेपर जो आपका आर्मी नर्सिंग का होता है वहां पे 10 क्वेश्चन आपके जीके के पूछे जाते हैं। तो जीके का जो पहला क्वेश्चन आ गया, भारत का राष्ट्रीय पशु, बिल्कुल बेसिक सवाल है, शायद ही किसी गलत होगा। और ये आपका कोलकाता जेडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। आपके एग्जाम में इतने नॉर्मल भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इतने बेसिक भी क्वेश्चन वहां पे आते हैं। तो अब ये ना कहना है कि हमारे पेपर में केवल हार्ड ही क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन नहीं है। ये सारे क्वेश्चन खुद ही देख सकते हैं, आपके ही पेपर में पूछे हुए सारे क्वेश्चन ये आपके हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या बता देंगे, बाघ। क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत में पहले परमाणु परीक्षण की जगह क्या थी, भारत में पहले परमाणु परीक्षण की जगह क्या थी, उस जगह का नाम बताओ जहां पे भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, तो उस जगह का नाम बताओ। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार पेपर में क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पोखरण। क्या हो जाएगा, पोखरण। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। और दूसरा कभी ये पूछ लिया जाए कि ये तो हो गया, अब पहला जो परमाणु परीक्षण है, ठीक है, ये आपका हुआ कहाँ पे था, ये हुआ था कहाँ पे, राजस्थान में। कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था आपका राजस्थान में। और कब हुआ था, ये आपका हुआ था 18 मई। ये कब हुआ था, 18 मई 1974 में। कब हुआ था, 1974 में आपका हुआ था। और इसको किस नाम से, इसका नाम क्या दिया गया, नाम भी नोट कर लेना, क्या हो जाएगा आपका, स्माइलिंग बुद्धा। नाम क्या हो जाएगा इसका, स्माइलिंग बुद्धा यहाँ पे नाम हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इसका जाना जाता था। तो ये सारे तीनों पॉइंट भी आप नोट करेंगे, तीनों पॉइंट भी हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। दोस्तों हम लोग सारे क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं, ज्यादा कमेंट इधर उधर के नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमें यार यही लगता है कि जितना अपने पास टाइम है तो कम टाइम पे मैं आपको वो ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड करा सकूं जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करते चलो, मैं एग्जाम तक वो सारे क्वेश्चन में कराऊंगा जो सीधे सीधे आपके पेपर में क्वेश्चन दिखेंगे। बस जो चीजें जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप इन्हें तैयार करते चलेंगे। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति की अधिकतम आयु क्या हो सकती है, और इन 4 ऑप्शन बताइए राइट आंसर क्या है। और ये लखनऊ एमसी में हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइए कि जो भारत के राष्ट्रपति की अधिकतम आयु क्या हो सकती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, कोई समय सीमा नहीं है। क्या हो जाए, कोई समय सीमा नहीं है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले युद्ध को क्या कहा जाता है, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले युद्ध को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध, तीसरा है सिपाही आंदोलन, चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ये हमारा जबलपुर जडारो में क्वेश्चन पूछा भी गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सिपाही विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सिपाही विद्रोह आपका यहाँ पे हो जाता है। तो सिपाही विद्रोह हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ।
अब यहाँ जो भारत संविधान है, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, वो सारे मैं आपको नोट कराऊंगा। पहले तो ये बताओ भारत का संविधान कब लागू हुआ? इन 4 ऑप्शन बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। और ये कोलकाता जेडारो में क्वेश्चन हमारा पूछा भी गया था। तो भारत का जो संविधान है ये कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। और इसी वजह से क्या करते हैं, एक पॉइंट ये याद करना, इसी वजह से क्या किया जाता है कि जो आपका ये 26 जनवरी है, इसी वजह से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के रूप में ये आपका मनाया जाता है। इसी वजह से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में आपका ये मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? और 4 ऑप्शन क्या है? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा लाल बहादुर शास्त्री, चौथा इंदिरा गांधी। शिलोंग जेडारो में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। और ये प्रधानमंत्री कब बने थे? ये कब बने थे? ये बने थे 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को ये प्रधानमंत्री आपके बने थे। तो स्वतंत्र भारत पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। कब बने थे? 15 अगस्त 1947। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में चंद्रयान 2 मिशन किसने लॉन्च किया? भारत में चंद्रयान 2 मिशन किसने लॉन्च किया? पहला ऑप्शन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, दूसरा है नासा, तीसरा है हमारा रोसकोसमोस और चौथा है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। नागपुर जेडारो में ये क्वेश्चन आपका आरवी नर्सिंग का जब पेपर पूछा गया था तब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो इसरो दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और ये आपका कब लॉन्च किया गया था? लॉन्च हुआ था ये हमारा 22 जुलाई। लॉन्च कब हुआ था? ये 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को ये लॉन्च आपका वहां पे हुआ था। तो कब लॉन्च हुआ था? ये 22 जुलाई 2019 को भारत में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था। कहां से लॉन्च हुआ था? ये आपका इसरो से लॉन्च वहां पे किया गया था। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में यानी राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में क्या अर्थ होता है? यानी कि क्या अर्थ होता है, ये पूछा गया है। भारतीय ध्वज के रंगों में क्या अर्थ होता है? कोलकाता जेडारो में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो बताइए इसमें इसका क्या अर्थ होता है? जो अपना तिरंगा होता है उसमें जो उनके कलर होते हैं, उन कलरों का क्या अर्थ होता है, ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। दोस्तों सबसे पहले तो ये बता दो कलर होते क्या है, ठीक है? तो कलर होते कितने हैं ये तो सभी को पता है। कितने कलर होते हैं? 3 कलर आपके वहां पे होते हैं, ठीक है? तो ये जो 3 कलर होते हैं, इसमें नंबर 1 पे लिख लेना जो आपका केसरिया होता है। एक कलर क्या होता है? केसरिया। एक कलर क्या होता है? इसमें केसरिया होता है। और इसके बाद जो सेकंड कलर होता है वो कौन सा होता है? सफेद। एक कलर हो गया सफेद कलर हो गया। और तीसरा कलर क्या हो गया? तीसरा कलर हो गया हरा। अब ये पूछा जा रहा है ये जो रंग होते हैं इनका अर्थ क्या होता है? तो जो आपको ये केसरिया रंग दिया जा रहा है इसका रंग क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? साहस, साहस और बलिदान। क्या लिख देंगे? साहस और बलिदान, इसका अर्थ वहां पे हो जाता है। और सफेद रंग किसका होता है? सफेद रंग होता है शांति। सफेद रंग क्या लिख लेंगे? सफेद रंग लिख लेना आप शांति और सत्य का। शांति और सत्य का। और जो आपका हरा रंग होता है ये किसका होता है? ये आपका हो जाएगा समृद्धि का। हरा किस संकेत किसका हो जाएगा? समृद्धि और देश में जो कृषि के क्षेत्र के विकास के लिए। तो इसमें इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा साहस, शक्ति, समृद्धि। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि वह कौन सा राज्य है जो भारत का सबसे छोटा राज्य है? तो बताओ भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल, कौन सा हो जाएगा? और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। वहीं पे अगर हम ये जाने कि जो आपका गोवा है इसका गोवा का क्षेत्रफल कितना है,
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3702 वर्ग किलोमीटर। इसका आपका क्षेत्रफल भी आपका वहां पे हो जाता है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा गोवा हो जाएगा। और गोवा का क्षेत्रफल कितना है, ये हो जाएगा 3702 वर्ग किलोमीटर। इसका आपका क्षेत्रफल वहां पे हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। इसमें क्या पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब आपका मनाया जाता है, और ये अपना जयपुर जेडारो में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान जो दिवस है ये कब मनाया गया था। तो कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 28 फरवरी। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और रीजन क्या है, यानी इसका कारण क्या है मनाने का, तो कारण क्या हो जाएगा इसका मनाने का कि एक जो भारतीय वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक कौन थे, सीवी रमन थे। भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन थे, भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन लिख लेना, सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। यानी रमन प्रभाव की खोज की गई थी। इसी प्रभाव की जो इन्होंने खोज की थी, इसी की वर्षगांठ में क्या होता है, हमेशा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या रीजन है, जो भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन थे, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, और इसी वजह से हर साल के 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में आपका ये मनाया जाता है। और दोस्तों यहाँ से हमारी मैथ स्टार्ट हो जाती है। मैथ के हमारे एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल आपके नॉर्मल आते हैं, इतने हार्ड नहीं आते। अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन आती है तो जो 5 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे आप बड़ी आसानी से उनके आंसर वहां पे दे पाएंगे। दोस्तों जो आपकी मैथ में क्वेश्चन आते हैं इसमें आपका अर्थमेटिक भी होती है, एडवांस भी होती है, लेकिन ज्यादातर आपके पेपर में अर्थमेटिक के ही क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं, और बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, इतने हार्ड नहीं आते। अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता है आप बड़ी आसानी से उनके आंसर वहां पे दे पाएंगे। पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यदि एक संख्या 20% 50 है तो वह संख्या क्या है। क्या पूछा जा रहा है कि यदि एक संख्या का 20% 50 है तो वो संख्या क्या है। तो हमने सीधा सीधा मान लिया कोई संख्या हमारी x होगी, कोई संख्या x होगी। अब इस x का अगर 20% और परसेंट हटाएंगे बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, बराबर अगर 50 है, पूछा जा रहा है वह संख्या क्या है, यानी इस x का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 50, ये जो दिया गया है, और ये 100 ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा बटे 20 यहाँ पे हो जाएगा। तो एक जीरो जीरो कट जाएगा, 2 से काटे, यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया। तो 5 गुणे 5 करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25, यानी कितना हो गया 250। कितना हो गया 250 आपका ये हो जाता है। यानी यदि एक संख्या का 20% 50 है तो वह संख्या क्या है। तो इस संख्या का 20% क्या, x बराबर कितना हो गया 50 गुणे 100 हो जाएगा बटे 20, और 0 0 2 से काटा 5 हो गया 25 250 आपका हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक टंकी को 15 घंटे में भरा जा सकता है, यदि एक पाइप को 20 घंटे में और दूसरे को 30 घंटे में भरा जा सकता है, तो दोनों पाइपों के द्वारा टंकी को एक साथ कितने घंटे में भरा जा सकता है। इस सवाल में ये हमसे पूछा जा रहा है कि 2 पाइपें हैं जो किसी टंकी को भर रहे हैं, तो अगर जो एक सिंगल टंकी थी, जो पहली पाइप थी, अगर इससे हम टंकी को भरें तो पूरी टंकी को भरने में हमें 20 घंटे का समय लग रहा है, लेकिन जब हम दूसरे नल से उसी टंकी को भर रहे हैं तो हमें पूरी टंकी को भरने 30 घंटे समय लग रहा है। अब ये पूछा जा रहा है कि ये दोनों नल अगर एक साथ वहां पे खोल दिए जाए तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो सिंपल सा हम ये मान लो कि एक नल मान लो ये ए हो गया, एक नल हमारा बी हो गया। अब जो ए नल था इसको भरने में कितना समय लग रहा है, इस नल को, इसको लग रहा है आपको 20 घंटे लग रहे हैं, इसको लग रहा है 30 घंटे लग रहे हैं। अब सॉल्व करने का सीधा सीधा करो, इन दोनों का आप एलसीएम ले लो, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इस एलसीएम से भाग करो, 20 का भाग 60 में करेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, और 30 का भाग 60 में करेंगे कितनी बार जाएगा 2 आएगा। यानी यहाँ से हमने ये निकाल लिया कि जो अपना ए नल है ये इसकी क्षमता क्या, 1 घंटे में कितना पानी भर सकता है, ये 3 लीटर भर सकता है, और बी की क्षमता क्या, 1 घंटे में ये 2 लीटर पानी भर सकता है। अब ये दोनों नल अगर मिला दिए जाते हैं, अब दोनों नल मिला दिए गए, यानी ए
प्लस बी। अब ये एक दिन मान लो कितना 1 घंटे में पानी भर देंगे, ये पानी भर देते 1 घंटे में 3 2 5 ये लीटर पानी भर देंगे। लेकिन हमें कुल पानी कितना भरना है, कुल पानी भरना है 60 लीटर का पानी भरना है। तो 60 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, तो जो 1 घंटे में पानी भर रहे उससे हम क्या करेंगे 60 का भाग कर देंगे, काटेंगे, कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 12। कितना निकल के आ जाएगा, 12 लीटर निकल के आ जाएगा, यानी 12 घंटे। यानी ऑप्शन नंबर तो इसका बी यहाँ पे दिया गया है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सवाल है, बस आपको पूछा क्या जा रहा है ये आपको वहां पता होना चाहिए। और इसके बाद जो हमारा अगला सवाल आता है, इसमें पूछा गया है कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा 10 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी विकर्ण की लंबाई बताइए क्या होगा। आखिर इसकी विकर्ण की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है, कैसे सोल्व करेंगे। अब ये मानो कोई त्रिभुज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कोई त्रिभुज यहाँ पे आपका हो जाता है। अब इसमें दिया गया है कि एक त्रिभुज की एक भुजा 10, अब एक भुजा मानो ये 10 सेंटीमीटर हो गई और दूसरी भुजा हमारी हो गई यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। अब पूछा गया इसकी विकर्ण की लंबाई, यानी जो इसकी जो ये विकर्ण दी गई इसकी लंबाई पूछी जा रही है। तो अब देखो, अब क्या होता है, जब आपको कोई समकोण त्रिभुज होता है, जब हमसे विकर्ण की लंबाई पूछा जाता है, तो विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है, यानी इसकी जो लंबाई होगी, यानी इसकी वर्ग बराबर इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर आपका ये होता है, इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी जो इसकी विकर्ण होगी, तो विकर्ण का जो आपका वर्ग होगा, ये क्या, ये दो सिंगल जो लंबाई चौड़ाई दी गई इनकी भुजाओं का वर्ग, यानी लंबाई का वर्ग और प्लस चौड़ाई का वर्ग, इन दोनों को योग करके इनका आप वर्गमूल निकाल दो, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई, यानी पहले क्या हो जाएगा 10 का वर्ग या 24 का वर्ग कुछ भी कर लो, पहले हमने कर लिया 10 का वर्ग प्लस का किया हमने 24 का वर्ग। तो 10 का वर्ग कितना हो गया, ये तो हो गया 100, 24 का वर्ग ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 576। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 676। यानी कि विकर्ण का वर्ग बराबर 676, तो विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 676 आपका हो जाएगा। और 676 किसका वर्गमूल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26, किसका 26 का हो जाएगा, किसका हो जाएगा 26 का आपका होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको इसकी विकर्ण के जो वर्ग निकाल लेंगे, वहां से आपका इसका आंसर बड़ी आसानी से आप यहाँ पे दे सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सवाल आते हैं, हार्ड सवाल आपके मैथ में नहीं पूछे जाते। अगर आपको उसका बेसिक पता है, आप बड़ी आसानी से सभी आंसर वहां पे आप दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, यदि एक संख्या को 5 से भाग किया जाता है तो भागफल 6 और शेषफल 3 प्राप्त होता है, उस संख्या का क्या है, उस संख्या का बताओ, वो संख्या कौन सी, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, बस आपको इसकी लैंग्वेज पकड़ में अगर एक बार आ गई है तो आप इसके आंसर बड़ी आसानी से वहां पे दे पाएंगे। तो क्या दिया गया है, एक संख्या का 5 से भाग किया जाता है, ठीक है, तो भागफल 6 और शेषफल 3 होता है। तो हम लोग इसका आंसर क्या बताएंगे, किससे भाग किया, हमने 5 से भाग किया, तो भागफल कितना आया 6, तो सिंपल से क्या करते हैं 5 गुणे 6 और प्लस, और जो शेषफल आएगा उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना हुआ, 5 चक्का 30 और प्लस 3 कितना हो गया, ये हमारा 33 हो गया। और यही 33 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन के आंसर आप वहां पे दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि एक वस्तु की कीमत 20% कम हो गई है, अगर उसकी नई कीमत 4000 रुपए है तो उसकी पुरानी कीमत बताइए क्या है, उसकी पुरानी कीमत क्या थी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हमने मान लिया कि हमारी पुरानी कीमत x थी, पुरानी कीमत कितनी मान ली x। सवाल में क्या दिया गया, 20% कम हो गई। अब 100 में 20% कम हो गई, हमने माना 80 बची हमारी, परसेंटेज हटाया बटे 100 कर दिया, बराबर ये मान किसके बराबर आ गया, 4000 के, किसके बराबर है 4000 की, ये हो गया। अब पूछा बस हमें इस x का मान निकाल देना, यानी पुरानी कीमत क्या थी, x का मान निकाल लेंगे, वो राइट आंसर वहां से हो जाएगा। काटो, जिससे कट जाए 0 से, ये 0 कट गया, 2 से काटा 2 चौका 8 हुआ, 2 पंचे 10 होगा, इस 4 से इसको काटा, कितना बचा, यहाँ पे 1000 बचा। तो ये x बराबर कितना, ये 5 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 गुणे 1000 यहाँ पे हो जाएगा, 5 से गुणा 1000 करें कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5000, आपका इसका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा।
यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना जो हम लोगों ने यहाँ पे 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इसमें आपका कितना स्कोर वहां पहुंचा है। तो यहाँ पे जो भाई लोग मान लो 35 क्वेश्चन तक सॉल्व कर पाए उनकी तैयारी सही चली, बस आप इसे कंटिन्यू बनाए रखिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे ही सेम क्वेश्चन दिखेंगे। अगर आप यहाँ पे मान लो 35 क्वेश्चन तक सॉल्व कर पा रहे हैं, अपना टारगेट ये कैसे भी फिक्स कर लेना कि हमें 40 क्वेश्चन कैसे भी कर ले एक बार। अगर आपने 40 क्वेश्चन टच कर लिए और सेम ऐसी सवाल भी आपके पेपर में वहां पे दिखेंगे ना, तो इस सेम जो मैंने पेपर कराया यही लेवल भी आपका पेपर का रहेगा। ये मान चल रहा है कम से कम 35 क्वेश्चन बिल्कुल आपके नॉर्मल ही वहां पे दिखेंगे, बस जो 15 क्वेश्चन आपके वहां पे आएंगे। तो जो बच्चा और जो कंपटीशन भी आपका होगा ना इन्हीं 15 क्वेश्चन में होता है, तो जो वो बच्चा 15 क्वेश्चन जितने ज्यादा उनमें अटेंड कर लिया वही बच्चा अपना सिलेक्शन वहां पे लेके जाएगा। तो जो क्वेश्चन मैं कराता जाऊं ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे, क्योंकि आपके पेपर रिपीटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पूछा जाता है। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ताकि मैं आगे भी चल के आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करा सकूं। दोस्तों इस क्लास की मैं पीडीएफ भी आपको जो अपना व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है इसमें हाई लिख के मैसेज करना, ऑटोमेटिक आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप लिंक आ जाएगा। वहां पे जो प्रैक्टिस स्टडी मैं कराऊंगा उसके 2 घंटे बाद उसका मैं प्रैक्टिस स्टडी भी वहां पे अपलोड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ताकि ये सारे क्वेश्चन भी आपको वहां पे मिल सके। ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगले प्रैक्टिस स्टडी में, तब तक के लिए जय हिंद।